हेलो स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद हम क्लास करने जा रहे हैं। मैं आज तुम लोगों को प्लस टू सेकेंड ईयर का तुम कब जाओगे अतिथि रचनाकार शरद जोशी के द्वारा लिखित एक सुंदर रचना हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हास्य और व्यंग पर आधारित है। और शरद जोशी किस तरह बिन बुलाए मेहमानों को व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष किया है, उसके बारे में हम इस रचना में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास को मिस ना करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रचनाकार है हमारा शरद जोशी। शरद जोशी के बारे में हम पढ़ पढ़ेंगे। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। उनका जन्म वर्ष और कहाँ हुआ था आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कुछ समय तक वे सरकारी नौकरी में रहे, फिर लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। आजीविका का मतलब है अपने जीवन जो वृत्ति है उसे लेखन को ही मान लिया था। इनकी आरंभिक रचनाओं में कहानियों की संख्या अधिक है। ये पहले पहले क्या करते थे, बहुत सारे कहानियाँ लिखी। फिर वे व्यंग लेखन में उतर आए, जैसे कि हम आज पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। व्यंग लेख, उपन्यास आदि के लेखन से साहित्य को सशक्त बनाया। शरद जोशी जी केवल कहानी नहीं लिखे हैं, वे बहुत सारे उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है? लिखी बहाने, जीप पर सवार, इलियां, परिक्रमा, रहा किनारे बैठ आदि। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल है। हम जब पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि आप लोगों को पता चल जाएगा, बहुत आसान है कहानी। अपनी रचनाओं में मुहावरों के साथ साथ वे हास्य परिहास का भी हल्का स्पर्श देते हैं। इस कहानी में भी हम पढ़ेंगे। किसी एक सामाजिक गंभीर विषय को उठाकर वे अत्यंत रोचकता से अभिव्यक्ति देते हैं। रचनाकार के परिचय हम पढ़ चुके हैं। हम अब पढ़ने जा रहे हैं तुम कब जाओगे अतिथि। इससे पहले बच्चों में तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, पास टेक्स्ट बुक रखिए। प्लस टू सेकेंड ईयर की जो एम बुक है पास रख कर क्लास कीजिए। और जहाँ जहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा अंडरलाइन करने के लिए, उस टाइम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कहानी से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंदर से। चलिए शुरू करते हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि लेखक के घर में अतिथि आए हैं। आज को मिलाकर 4 दिन हो चुका है, लेकिन अतिथि नहीं जा रहे हैं। लेखक के मन में ये प्रश्न क्या आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। ना वे अतिथि को पूछ सकते हैं कि आप कब जाएगा, ये तो नहीं पूछ सकते। मन में आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर है। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में अतिथि को यह बता देना चाह रहे हैं कि तुम जहाँ बैठकर निसंकोच होकर सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, उसके ठीक सामने कैलेंडर रखा हुआ है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नर्मता से फड़फड़ाती रहती है। लेखक यहाँ व्यंग्यात्मक तरीके से, हास्य व्यंग तरीके से क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो कैलेंडर है उसकी तारीखें क्या करती हैं, अपनी सीमा में नर्मता नर्मता से फड़फड़ाती रहती हैं कि तारीखें निकल जाती हैं, आगे बढ़ते रहते हैं तारीखें। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक क्या कर रहे हैं, तिथि को दिखाकर कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं, मतलब राइटिंग कर रहे होंगे। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, ये चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरद जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है तुम तो हिसाब लगा सकते हो कि चौथा दिन है आज, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। मतलब तुम्हारे में जो आतिथ्य आज तक करता आ रहा हूँ 4 दिनों, विगत 4 दिनों से, ये तुम्हारा चौथा भारी दिन। केवल चौथा दिन नहीं है, चौथा भारी दिन है।
पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही प्रतीत नहीं होती। लेखक को लग रहा है कि अतिथि अगर जाने वाले हैं तो कुछ ना कुछ मतलब ड्रेस वगैरह पैकिंग करते या कुछ तैयारी करते जाने के लिए, लेकिन अब तक अतिथि कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनट्स लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। लेखक यहाँ पे व्यंग करके क्या बता रहे हैं कि एस्ट्रोनट्स आप लोगों को पता है जो चांद पर जाते हैं गवेषणा के लिए, चांद पर जाते हैं, जो बहुत सारे काम करने के लिए अंतरिक्ष में जाते हैं, जो एस्ट्रोनट्स हम जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वे इतने लंबी यात्रा करने के बाद भी चाँद पर ज़्यादा दिन नहीं रुकते, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है। इस टाइम के अंदर जाना है और इस टाइम के अंदर लौट आना है। लेकिन लेखक यहाँ पे अतिथि को क्या बता रहे हैं, तुम एक छोटी-सी यात्रा कर मेरे घर आए हो, लेकिन तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। समझ में आ रहा है? तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुम जो आए हो, तुम्हारे चरण मेरे लिए क्या है? एक भारी कमलों की छाप की तरह है। और मेरी ज़मीन पर तुम पहले से अंकित कर चुके हो विगत 4 दिनों में तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। निजी संबंध मतलब बातचीत हो चुका है हमारे बीच। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बेजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, मतलब इसका अर्थ है कि तुम मेरे आर्थिक अवस्था से भली भांति परिचित हो चुके हो। तुम्हें मेरी आर्थिक समस्या के बारे में पता लग चुका है, लेकिन तुम फिर भी जाने का नाम नहीं ले रहे। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। ये क्या है? शुभ मुहूर्त है। आप इस टाइम निकल जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लोग नहीं पुकारते, नहीं बुलाते? जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जिस दिन तुम घर में एंट्री किए थे, प्रवेश किए थे, उस दिन क्या हुआ था? किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं डर गया था, अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काँप गया। अंदर ही अंदर क्या हुआ, मेरा जो बटुआ मैं जहाँ पे पैसा रखता हूँ, वो काँप गया था अज्ञात आशंका से कि अतिथि कितने दिन रहेंगे, कितने खर्च होंगे, ये सब सोच के। उसके बावजूद एक स्नेहभागी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। फ़ॉर्मेलिटी के लिए मैं गले मिला था आपके साथ, और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन। तुम्हारे सम्मान सम्मान में हम क्या किए थे कि उस हमने रात के भोजन को क्या किया था, उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब रात के जो भोजन था वो साधारण भोजन नहीं था, उसमें बहुत सारे अच्छे खाने भी बनाए गए थे, अच्छे खाने भी बनाए गए थे। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। क्या क्या बनाए थे लेखक? 2 सब्जियां, रायता और एक मीठा। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। क्या आशा थी? आशा थी कि दूसरे दिन की सीरियल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हम इसीलिए उस दिन रात के जो भोजन था, हम उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था, क्योंकि एक आशा थी उसके पीछे कि दूसरे दिन तुम क्या करोगे कि किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी मतलब अतिथि सत्कार को स्वीकार कर तुम अपने घर चले जाओगे या घर लौट जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। हम जो अक्सर देखते हैं जब अतिथि आते हैं कि जो कोई भी घर आता है, वो जब जाने के लिए बोलता है कि मैं आता हूँ, कि मैं जाता हूँ, मेरा काम है, कुछ है, हम क्या बोलते हैं? अच्छा इतनी जल्दी चले जाएँगे और कुछ देर बैठ जाइए। हम बोलते हैं क्योंकि एक फ़ॉर्मेलिटी है, इसे बोलना पड़ता है। लेखक यही बता रहे हैं, हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे, ठीक है? और क्या करोगे? एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अतिथि का यही एक होता है, मतलब क्या गुण होता है कि हम मना करेंगे फिर भी वो ज़बरदस्ती चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। तुम नहीं गए, तुम हमारे घर में ही बसे।
हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बन रहे हम। हमारे जितने सारे पीड़ा थी, जितने सारे मतलब जो कोई भी था, दुख था, पीड़ा था, वो सब हम पी लिए। प्रसन्न और क्या रहे, प्रसन्न बनाए रखे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे दिन के जो दोपहर था, जो उसके भोजन को क्या किया गया था, भोजन को लंच की गरिमा प्रदान किया गया था और रात्रि को सिनेमा दिखाने के लिए लेखक ने अतिथि को ले गए थे। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है, मतलब आखिरी क्षण है, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। ये लेखक बता रहे हैं, तुम पहली बार ऐसे अतिथि हो जो जिसके लिए हम दूसरे दिन के आगे नहीं निकले थे। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते। लेखक ये सोच रहे हैं कि होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। पर तुमने ऐसा नहीं किया, पर तुमने ऐसा भी नहीं किया। दूसरे दिन भी तुम यहाँ टिके रहे। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अतिथि ने लेखक को क्या कहा था तीसरे दिन सुबह, कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद है। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मारनी। यह आघात क्या था, मेरे दिल को धड़का दिया था, अप्रत्याशित था, अनएक्सपेक्टेड था यह आघात। क्योंकि लेखक सोचे थे तीसरे दिन सुबह वो चले जाएंगे, लेकिन ये जो बोल दिए लेखक ने, लेखक को लगा कि वो फिर टिकेंगे यहाँ पे। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबर की तरह खींच जाए कि इसका मुझे अनुमान न था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पहली बार लेखक को क्या लगा था कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, फिर क्या होता है, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ठीक है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। लेखक ने क्या कहा, जब अतिथि ने पूछा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो लेखक क्या कहता है कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, क्योंकि लेखक अभी भी आशा भर के बैठे हुए हैं कि लॉन्ड्री से कपड़े आने के बाद लेखक लौट जाएंगे। कहाँ है लॉन्ड्री, कौन पूछ रहे हैं, अतिथि। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान और औपचारिकता डालने लगा। लेखक बोल रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, पत्नी पत्नी ने पूछा। जब लेखक अतिथि को लेकर लॉन्ड्री के पास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब लेखक की पत्नी क्या पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। किसकी आंखें, लेखक की पत्नी की आंखें। जब ये सुने कि क्या अतिथि फिर से रहने वाले हैं, ये सोच कर क्या हुआ था, उनकी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन का यात्रा समाप्त कर चुका था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि जब मेरी पहली बार शादी हुआ था, इसका मतलब क्या, अपने अकेलेपन का यात्रा समाप्त करना का मतलब क्या है, एक हाथ से दोनों हाथ होना, मतलब शादी करना। उस दिन यही हुआ था कि उस दिन उनकी पत्नी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी, पहली बार। समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, मतलब मेरी संसार को मैं शुरू किया था। ठीक है। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती है, तो मन छोटा होने लगता है। लेकिन बता रहे हैं, जब लेख अब उनकी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, तो लेखक क्या करते हैं, एक डर ही जाते हैं। इससे यही पता चलता है, वे इस आशंकार भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, आशंका निर्मूल नहीं थी। आशंका का एक बुनियाद था कि तुम नहीं जाओगे, कि तुम अभी भी नहीं जा रहे हैं। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अब तक लॉन्ड्री से कपड़े धुलकर आ चुके हैं, लेकिन तुम अब भी यहीं ठहरे हो, अब भी यहीं रुके हो, अब भी यहीं पड़े हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हारे जो जो चादर पड़ी थी,
मतलब बिस्तर डाला गया था वो भी बदले जा चुके हैं, नया बिस्तर भी डाला जा चुका है, लेकिन तुम अभी यहीं पड़े हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे-धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तुम्हें जब मैं देखा था तो नया-नया बहुत खुशी हुई थी कि अतिथि आए हैं, बहुत दिनों के बाद बहुत खुशी लगी थी, लेकिन वो क्या हुआ था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संकुचित हो गया है, सिमट गया है। ठहरों ठाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे का मतलब यह है जो लेखक और अतिथि जो बातचीत के टाइम जो बहुत जोर से चिल्ला चिल्लाकर जो हंस रहे थे वो अब सुनाई नहीं दे रहा है। इस लाइन का यही अर्थ होता है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। इस लाइन से हमें क्या लग रहा है कि लेखक और अतिथि के बीच जो बातचीत वार्तालाप जो हो रही थी वह सब विषय के ऊपर सब परिस्थिति मतलब बातचीत समाप्ति हो चुका है। इससे हम यही समझेंगे। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक क्या कर रहे हैं उपन्यास पढ़ रहे हैं और अतिथि क्या कर रहे हैं फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फ़िल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महँगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार-मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं की भी ज़िक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। मतलब ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। सौहार्द अब सनई-सनई बेरियत में रूपांतरित हो गया है। जो सौहार्द था, जो प्रेम था, जो स्नेह था वो अब सने-सने बेरियत में रूपांतरित हो चुके हैं। वो अब सिमट चुका है, वो अब संकुचित हो चुका है, ठीक है? भावनाएँ गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जान नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब आपके मन में क्या चल रहा है? आपके व्यक्तित्व कैसा है? क्या आप यहाँ यहीं पर अब तक टिके रहे हैं? अब तक नहीं जा रहे हैं? बार-बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी से धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मतलब कल पत्नी ने लेखक को ये पूछा था कि अतिथि कब तक टिकेंगे? लेकिन लेखक ने क्या किए थे? अपने कंधे उचका दिए थे। क्या कैसा लेखक लेखक को तो खुद ही पता नहीं, उनको तो खुद पता नहीं और वो उनको क्या बताएँगे? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगा, बनाओ। देखो, मतलब परिस्थिति समय कैसा हो चुका है जब रात के भोजन उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल चुका था। लंच शानदार हो गया था, लेकिन अब उच्च मध्यम वर्ग के डिनर से आकर खिचड़ी में रुक गए। यहीं से समझो कि लेखक की स्थिति क्या हो चुका है। ठीक है, अतिथि को वे कैसे विदा करना चाहते हैं, यहीं से आप समझ सकते हो। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही है, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। ये हम अब समझे। अभी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते, तो हमें उपवास तक जाना होगा। अगर तुम अपने बिस्तर को जो लेके आए हो सामान अगर गोलाकार मतलब पैकिंग वगैरह अगर नहीं करते, तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। उपवास हम रह चुके रहेंगे। जब डिनर से अगर हम खिचड़ी तक टिक गए हैं, तो उपवास रहने का दिन अब कितना दूर है? तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। लेखक ये बोल रहे हैं। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों को यहाँ अच्छा लगता है। लेखक क्या बता रहे हैं जब अतिथि अतिथि को बता रहे हैं कि तुम अपने अपने घर में तो थोड़ी अच्छा लगेगा। दूसरों के घर जाओगे, मुफ्त का खाना खाओगे, वही तो अच्छा लगेगा ही ना। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर बस चलता, क्योंकि हमारे जो नियम ये थोड़ी कहता है कि अतिथि आएगा चला जाएगा। थोड़ी ये बताता है कि अतिथि आकर आ, हफ्ते 2 हफ्ते महीने वर्षों तक टिकेगा। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। इसीलिए अपने घर को सब ऊंचे दिखाते हैं कि मेरा घर अच्छा है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। देखो लेखक कितने गुस्से हो गए हैं अतिथि के ऊपर।
अपने अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अगर रात खत्म होके कल सूर्य की जो किरण धरती पर पहुंचेगा, तब कल कितने दिन गिना जाएगा? 5वां दिन। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। कल मेरी अंतिम दिन है। कल मेरी पेशेंस की अंतिम दिन है। अगर तुम कल भी नहीं गए तो मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। लेखक ये बता रहे हैं, मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूँ। लेखक ये बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, फिर भी मैं भी तो एक मनुष्य में गिना जाता हूँ। मेरा भी कोई परिवार है। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम कल भी नहीं गए तो तुम्हारे देवत्व के ऊपर कुछ संकट आ सकता है। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम लौट जाओ। जब तक मैं मनुष्य से मनुष्य पर उतर जाऊंगा, तब तक स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। इससे पहले आप अपने घर लौट जाइए। उफ, तुम जाओगे अतिथि? समझ में आ गया, बहुत ही सुंदर है रचना। और ये वाला जो पाठ के बारे में जो दिया गया है, सारांश दिया गया है, इसे आप लोगों पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न अभ्यास करने के लिए दिया गया है, ये सब विषय के अंदर ही है, आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी में। और एक क्लास लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथ क्लास को शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।